अब मंत्रियों से कामकाज पर चर्चा। हफ्ते भर में लगातार बैठक पर बैठक। विपक्ष की नकारात्मकता से होगी फाइट। बीजेपी ने मैराथन मंथन में बनाई रणनीति। बीजेपी कार्यालय में 2 दिन तक चली बैठकों का दौर सोमवार को खत्म हो गया। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव और राष्ट्रीय सह संगठन महासचिव शिव प्रकाश के साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बीजेपी की बैठक ली। बैठक में सत्ता और संगठन में तालमेल को लेकर कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा हुई, तो मंत्रियों के कामकाज पर भी मंथन हुआ। 4 आदिवासी मंत्री इस बैठक में नहीं दिखे। वैसे रणनीति यही बनी कि विपक्ष यानी कांग्रेस के कथित दुष्प्रचार का मुकाबला किया जाए। मोर्चे का काम भी किस प्रकार से चल रहा है। आज ही जिले की कार्य समिति की हमारी बैठक, सीहोर जिले की कार्य समिति की बैठक होगी। तो एक मॉडल तौर पर कार्य समिति की बैठक में जिले के कार्यकर्ताओं से वो चर्चा करेंगे। तो ऐसे महामंत्री जो प्रवास हमारा होता है उसमें माननीय बीएल संतोष जी का मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को, मध्य प्रदेश के लोगों को मिला है। नकाब करने की बात कही। बिल्कुल विपक्ष ने जिस तरह से धोखा किया किसानों के साथ में और लगातार अच्छे कामों को रोकने का काम, उस पर बाधा डालने का काम विपक्ष कर रहा है किसानों के संबंध में, उसको हम उस विषय पर हमारा पूरा संगठन चलायमान रहे, नीचे गांव तक हम मजबूती से अपनी बात हमारे संगठन के कार्यकर्ता रखें बिना किसी संकोच के। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्वभाव थोड़ा संकोची होता है, तो बिना संकोच के जाकर अपनी बात को रखना और जनता के सामने स्पष्टता के साथ ले जाना, यही मुख्य विषय है। बीजेपी ने सोमवार को किसान मोर्चा की भी बैठक की, जिसमें कांग्रेस की नकारात्मकता ही चर्चा का केंद्र बिंदु रही। वैसे बीजेपी की बैठकों पर कांग्रेस क्या सोचती है, ये भी सुन लीजिए। इनको आपसी झगड़ों से फुर्सत मिले और जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं उनके दबाव अलग हैं, इन पे संगठन के अलग हैं, पीएम के अलग हैं। ये पूरी तरह से सिस्टम मध्य प्रदेश में फेल हो चुका है। आइडियोलॉजिकली भी हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो विचारधारा है उसमें यंग लोग, जो यूथ है, किसान हैं, महिलाएं हैं, ये सब आइडियोलॉजिकली हमसे जुड़ें। दूसरा, हम जन जागरण अभियान स्पेशली उन विषयों के ऊपर जन जागरण कर रहे हैं जो कई भ्रांतियां इन लोगों ने फैलाई हुई हैं, जैसे किसान कानून ये क्यों लाए, इनकी सोच इसके पीछे क्या है, ये उद्योगपतियों के हाथ में देश की जो बहुमूल्य संपत्ति है उसको बेचना चाहते हैं। इसके अलावा डीजल पेट्रोल के दाम। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी की दृष्टि 2023-24 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर है, लेकिन बीजेपी इस बार बहुत सतर्क है क्योंकि कमलनाथ लगातार सक्रिय है। कमलनाथ ये ऐलान भी कर चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। इससे कांग्रेस में सत्ता वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। तो बीजेपी में परेशानी वो इसलिए भी क्योंकि 2018 में भी कमलनाथ ने कुछ भाप कर ही प्रदेश की राजनीति में कदम रखा था। सरकार भी बनी, लेकिन ये बात और है कि वो टिक नहीं पाई। एक बार फिर मुकाबले की तैयारी है। बीजेपी कांग्रेस के कथित दुष्प्रचार पर लगाम लगाना चाहती है, लेकिन महंगाई, कोरोना, किसान, आदिवासी और बेरोजगारी को कांग्रेस भुनाना चाहती है। नमस्कार, मैं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मंत्री मंथन का क्या मंत्र। तो लगातार मंथन का दौर, लगातार चिंतन का दौर, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां चिंतन और मंथन सतत रूप से चलते हैं। लेकिन ये मंजर हमने भी मैं ये नहीं कहूँगा पहली बार देखा है। लेकिन मध्य प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के लिए, संगठन की दृष्टि से इसकी इम्पोर्टेंस बार बार, उसकी अनुगूंज हमें बीते कुछ महीनों में सुनाई दी है। चाहे बीएल संतोष जी का आना हो, रुकना हो, और इसके पहले मुरलीधर राव जी, हितानंद जी और संगठन के तमाम वो जी जो बहुत महत्वपूर्ण हैं जी, वो तमाम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतन, मंथन, मनन करते हुए ये कह रहे हैं कि 2023 और 2024 यानी विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश को बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देना है। कारण बहुत साफ है, 2018 के नतीजे बीजेपी को पंजों के बल खड़ा रखते हैं मध्य प्रदेश में, और वो ये जानती है कि इसके बाद जो उपचुनाव के भी नतीजे हैं, 28 सीटों के उपचुनाव ने ज़रूर बीजेपी की बाँछें खिल गई थीं
और उसी की वजह से उसकी सरकार भी सुरक्षित रही मध्य प्रदेश में। लेकिन चाहे दमोह हो या फिर अभी रैगांव हो, इसने भारतीय जनता पार्टी को ये बताया है कि कांग्रेस बाउंस बैक कर सकती है। इसलिए पूरी निगाह रखें अपनी ताकत बढ़ाने पर, क्योंकि कांग्रेस के साथ वो वेटर्न कैप्टन बराबर बना हुआ है जिसने 2018 में भी चुनौती देकर कांग्रेस को सरकार तक पहुंचने में बहुत मदद की और बीजेपी को बहुत कम अंतर से पीछे धकेल दिया। आज इसी पर एक बार फिर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं। अब्बास हफीज़ साहब हैं, उनका मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं, बहुत स्वागत उनका, युवा नेता और प्रवक्ता कांग्रेस के। और आशीष शर्मा जी हैं, वरिष्ठ विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। संदीप जी, पहली टिप्पणी आपकी। जिस तरह से बीजेपी का संगठन, जिसको कहते हैं युद्ध स्तर पर अपनी गतिविधियों का संचालन ही नहीं कर रहा है, बल्कि तमाम नेताओं को ये मैसेज भी दे रहा है कि हम इस बार बहुत अलग तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि हम सब संगठन के जितने भी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं वो मध्य प्रदेश निरंतर आकर आप सभी को भी ये संदेश दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह आप देखते हैं? शरद जी, ये बात बिल्कुल सही है। करीब 1.5 दशक का अगर हम दौर देखते हैं तो इतनी सक्रियता राष्ट्रीय नेतृत्व की मध्य प्रदेश में नहीं दिखी है। उसका बड़ा कारण है कि 2018 में बड़ी चूक हुई थी बीजेपी के हिसाब से, क्योंकि वो सोच के चल रहे थे कि सत्ता में वापसी होगी, लेकिन उनके मुकाबले कमलनाथ की टीम थी और उसने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। ये बात अलग है कि दल बदल के बाद वो सत्ता में लौटे। 28 विधानसभा उपचुनाव हुए, दमोह और रैगांव जैसी आपने बात कही, ये परंपरागत सीटें रही हैं बीजेपी की। बीजेपी के पास मुझे अपना जो आकलन है लगता है कि ऐसा फीडबैक है कि अगर हमने चूक की तो 23 में भी हम नुकसान उठा सकते हैं। तो जब अगर आपके पास पहले से फीडबैक होता है कि कोई नुकसान हो सकता है तो आप उससे निपटने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जिस तरह की सक्रियता बढ़ी है, जिस तरह से संगठन सक्रिय है, राष्ट्रीय नेतृत्व सक्रिय है, वो ये बताता है कि 2023 को लेके बीजेपी बहुत गंभीर है। दूसरी तरफ हम कमलनाथ की बात करते हैं तो कमलनाथ ये कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें भी संभावना मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। कुल मिलाकर के बीजेपी किसी भी तरह की रिस्क लेने तैयार नहीं है और वो पूरा मैदान तैयार कर रही है ताकि 2023 का चुनाव उसके हक में रहे। बिल्कुल, आपका ये विश्लेषण काफ़ी हद तक हमें बताता है कि स्थितियां किस तरह से हैं मैदानी स्तर पर। आशीष जी की एक टिप्पणी लेकर मैं अब्बास हफीज़ साहब की तरफ आऊँगा। आशीष जी, हमने पहले भी मंजर देखा है, कार्य समिति की बैठकें भी देखी हैं, और चाहे अनंत कुमार जी मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे हों या विनय सहस्त्रबुद्धे जी रहे हों, हमने वो दौर भी देखा है जब आश्वस्ति भरे चेहरे बड़े मुस्कुराते हुए आते थे और बैठकों में भारतीय जनता पार्टी का जो जलवा था वो बिल्कुल बरकरार दिखता है। वो अभी भी है, उसमें कोई कमी है ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब उसमें चिंतन जरूर जुड़ गया है, जिसमें चिंता भी कई बार झलक जाती है। जाहिर तौर पर 2018 के नतीजे इसका एक बड़ा कारण हो सकते हैं। आप किस तरह देखते हैं बैठकों के इस गंभीर दौर को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि और इसलिए लगातार संगठन की मजबूती के लिए और संगठन की मजबूती के आधार पर जनता के विकास के लिए, एक अच्छे शासन के लिए, सुराज के लिए सरकारें काम करें, ऐसी नियत भारतीय जनता पार्टी संगठन की सदैव से रही है। और इसलिए हमारे यहाँ प्रशिक्षण हो, बैठकें हो, वर्ग हो, इस तरह की कवायद सदैव चलती रहती है। और हम ये चाहते हैं कि हम उत्तम से सर्वोत्तम की तरफ बढ़ें। हमारी सरकारें मध्य प्रदेश में पिछले 15 से अधिक वर्षों से मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है और इस दौरान हमने अपनी कार्यक्षमता में भी वृद्धि की है और अब वहां तक लोगों तक पहुंचे जहां तक हमारा विस्तार नहीं था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सबसे पसंद का प्रदेश है और मध्य प्रदेश में जो हमने किया है उसका अनुकरण कई सारे राज्य भी अपने यहाँ पर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संगठन की बानगी पूरे भारतवर्ष में दी जाती है। यहाँ पर जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत पुराना है और इसलिए चूंकि एक हम राजनीतिक संगठन है, इसलिए चुनाव में विजय मिले इसके लिए हम सब लोग काम करते हैं। जहां कहीं भी कमी होती है वो संगठन सबको बताता भी है और बदली हुई परिस्थितियों में विपक्ष का कैसे मुकाबला कर रहा, विपक्ष किस तरह से भ्रम और षड्यंत्र जनता के बीच फैला रहा है और उसका सामना हमारे लोग कैसे करें, इस विषय में संगठन बराबर समय समय पर विचार विमर्श करता है
और विचार विमर्श के पश्चात जो चीज निकल कर आती है उसको आधार पर संगठन का कार्यकर्ता काम करता है, हमारे पदाधिकारी काम करते हैं और हमारा जो लक्ष्य है कि 2023 और 24 में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश और केंद्र में प्रचंड बहुमत मिले, उसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। इन बैठकों में चिंता नहीं, चिंतन तो हो रहा है ना सर? बिल्कुल हो रहा है जी, क्योंकि बहुत अनुभवी हमारे प्रदेश के प्रभारी होते हैं जिन्होंने लंबा राजनीतिक उनको अनुभव होता है और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे लोगों की टीम रहती है जो बदली हुई परिस्थितियों पर भी विचार करती है, समाज के सामने क्या समस्या आ रही है, देश की क्या मांग है, जनता क्या चाहती है, इन सब चीजों पर विचार होता है। और चिंतन में थोड़ी बहुत चिंता तो रहती है सर, रहना भी चाहिए, सतर्क रहता है व्यक्ति। जी जी, और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस मामले में बहुत जवाबदेह है जी, उसका कार्यकर्ता हर दृष्टि से तैयार होना चाहिए, हर दृष्टि से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए परिपक्व होना चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर चिंता करता है। अब्बास हफीज साहब, क्या आप मतलब कांग्रेस बड़ा दुष्प्रचार में जुट गई है? क्योंकि जो बीजेपी की बैठकों से अंदर खाने से खबरें निकली हैं उसमें ये शब्द बार बार आया है कि कांग्रेस के दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब देना है और जो भी वो भ्रम फैलाने की कोशिश कथित रूप से कर रही है उस सारे भ्रमों को निर्मूल साबित करते हुए उनका पर्दाफाश कर देना है और लोगों को ये बता देना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की ये रणनीति सफल नहीं होगी। तो क्यों दुष्प्रचार? क्या शरद जी ये दुष्प्रचार है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों के ऊपर बेतहाशा लूट चल रही है? इससे पहले भी चली कि जिसके ऊपर इतनी लूट थी कि 15-16 रुपये कम करने का मार्जिन भी था, लेकिन उसके बाद भी नहीं किया। क्या ये दुष्प्रचार है? क्या बढ़ती महंगाई दुष्प्रचार है? जन जागरण अभियान करके बढ़ती महंगाई को लेकर जनता से चर्चा करना का ये दुष्प्रचार है? क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? क्या बढ़ते केसेस जो महिलाओं के असुरक्षित महसूस करते हैं, क्या वो दुष्प्रचार है? आशीष भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, लॉ मेकर हैं, मध्य प्रदेश के एक युवा हैं, भविष्य का मतलब बीजेपी का सितारा हैं, उनको अच्छे से मालूम है ये चीज़ कि उनकी सरकार हर पैमाने के ऊपर फेल हो गई है। जनता कह रही है हम दुष्प्रचार करेंगे। क्या बेरोजगारी जो बढ़ चुकी है हद से ज़्यादा और बढ़ती ही जा रही है, क्या वो दुष्प्रचार है? अगर उसके ऊपर हम कोई काउंटर करते हैं, हम कहते हैं कि युवाओं को रोजगार दे दीजिए, बदहाल होती जा रहे हैं, एक परिवार सूदखोरी की वजह से पूरा का पूरा परिवार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहर खा लेता है और उसका एक एक करके हर सदस्य खत्म हो जाता है, जिनको मौत की कगार पर खड़े होकर चेक देते हुए विधायक महोदया खड़े होकर फोटो खिंचवाती हैं। तो क्या ये दुष्प्रचार है? जनता को सीधा सीधा दिख रहा है। ये जनता खुद जागरूक है और जनता जानती है, जिससे बीजेपी डर गई है। बीजेपी को डर लग रहा है, युवा से डर लग रहा है, बीजेपी को महिलाओं से डर लग रहा है, मध्य प्रदेश में जो सुरक्षित वातावरण बन गया है, बीजेपी को हर एक वर्ग से डर लग रहा है, बीजेपी के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी उससे डर रही है, बीजेपी के नेता किसी ना किसी वर्ग का अपमान कर रहे हैं। और आज ये साफ हो गया कि अभी तक तो आदिवासी समाज ने साथ छोड़ा था, अब तो आदिवासी समाज के मंत्री भी इनके साथ नहीं आए, इनके खुद के कैबिनेट के जो साथी हैं। ये सारी चीजें बता रही है कि बीजेपी भविष्य के जो परिणाम है उनसे डर गई है। हमारा दुष्प्रचार कहाँ है? जो पार्टी सत्ता के अंदर है वो निरंतर ये कहे कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। कि आखिरी बात और जोड़ूंगा इसमें, आशीष भाई ने एक बात कही कि जवाबदेही है संगठन की, मतलब कार्यकर्ताओं को लेकर, सब लोगों को लेकर। काश ये जवाबदेही सरकार की भी हो जाती, बीजेपी की, उन युवाओं से जो बेरोजगार हो गए, उस पूरे के पूरी गलत नीतियों की जवाबदेही भी इनके लेते, ये जिम्मेदारी भी लेते, गलत इनकी जो नीतियां रहीं जिससे नुकसान हुआ, उन जिम्मेदारियों को लेने के बजाय जवाबदेही का पूरा एक तरह से वैक्यूम बनाने के बाद ये कहना कि दुष्प्रचार में कांग्रेस व्यस्त है, तो ये दुखद भी है और चिंता का विषय भी है कि बीजेपी के पास कोई रोड मैप नहीं है। चलिए, आपने बहुत सारी चीज़ें गिनाई हैं। आशीष जी, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, लेकिन भी युवा है और जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, कभी इन्होंने इस बात के लिए सवाल नहीं किया कि हमारी सरकार ने सबसे पहले बेरोजगारी भत्ता जो घोषणा की थी वो युवाओं को देना चाहिए। कभी कांग्रेस के किसी युवा ने, नेता ने, मंत्रियों ने ये मांग कमलनाथ जी के सामने नहीं उठाई। इसलिए बेरोजगारों को लेकर इनकी चिंता है या देश की 8% से बेरोजगारी दर आशीष भाई 4% पर आ गई थी। ये हमारी सरकार की उपलब्धि थी पहले साल के अंदर। और आप चाहते हैं कमलनाथ सरकार अपने सारे वचनों को पहले ही साल में खत्म कर देती। सुन नहीं पाएंगे हम। आशीष जी बोल लीजिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर समाज के हर वर्गों के लिए काम कर रही है। और रही बात जनता के विश्वास की, तो आज भी शिवराज जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी में जनता का विश्वास कायम है। इन्होंने बहुत भ्रम का जाल जनता के सामने उपचुनावों में भी
खड़ा करने का प्रयास किया। आदिवासियों को ये कह रहे थे आदिवासी भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं देंगे, फला वर्ग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले गए। अरे भाई हम आदिवासी बाहुल्य सीटें चलिए मैं जीते लौटता हैं। हूँ आशीष जी, हमने लोकसभा मैं का लौटता उपचुनाव हूँ। जीता है। छोटी सी लौटता हूँ। बात यह है कि जनता के कमलनाथ हाथ में सरकार आवाज से है। इनकी अपेक्षा रही कि 15 महीने के 11 अभी साहब, महीने अभी काम साहब, के अभी मिले, साहब, पूरे एक- कर देते और ये एक- 15 साल में नहीं करेंगे। आशीष जी, और एक सबसे बड़ी एक चीज अदालत जनता की अदालत। एक चीज इन्होंने बड़ी अच्छी कही, जिसको मैं दुष्प्रचार नहीं कह सकता, बाकी चीजों को भी ये जनता पर छोड़ता हूं मैं। एक चीज इन्होंने कही कि आप सितारा नेता के तौर पर उभरेंगे, ये सुप्रचार है, ये सुप्रचार है। इस पे तो मुस्कुराहट बनती है आपकी जी। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते निरंतर जी। हम काम कर रहे हैं। हमारे बारे में क्या निर्णय होना है ये संगठन करता है हमेशा। जी जी, जिन्हें उनकी शुभकामनाएं हैं उसको तो ग्रहण करिए आप। जी। संदीप जी, ये बताइए मुझे कि भारतीय जनता पार्टी की सजगता समझ में आती है। कमलनाथ जी ने कुछ वैसी रणनीति अख्तियार की है कि हमें हर चीज़ पर, बीजेपी के हर वार पर बयान जवाब नहीं देना है। इस रणनीति को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये भी एक बड़ी मजबूत और बड़ी महफूज स्ट्रैटेजी होती है कि आप अपने मजबूत प्रतिद्वंदी की कही गई बातों का जवाब न दें और अपने काम में लगे रहें? क्या कमलनाथ इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते? ये हालांकि उनकी राजनीति की शैली है शुरू से, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने इस पर टीका टिप्पणी करने से अपने को रोक दिया है। देखिए शरद जी, कभी भी कोई समझदार राजनेता होता है वो अपनी ऊर्जा को ज़ाया नहीं करता, बर्बाद नहीं करता है। और उन पर आक्रमण होते हैं लेकिन वो सीधा आक्रमण नहीं करते। उनका भरोसा ऐसा लगता है कि राजनीति में संगठन पर, अपने लोगों को मजबूत करने पर ज़्यादा रहता है। यही कारण है कि उन पर हमले होते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देते। अगर आप किसी का जवाब नहीं देते तो सामने से भी होने वाले हमले धीरे 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 कम होते जाते हैं। ये राजनीति करने का अलग अलग तरीका है। कुछ लोग वो होते हैं कि जो दूसरे पर हमला करते हैं, फिर उन पर हमला होता है और बात आगे बढ़ती रहती है। कमलनाथ जी वो है कि जो तीर उनकी तरफ आता है उस तीर को वो ठंडा कर देते हैं अपने पक्ष में आके, अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं देते। तो उसका लाभ आगे ये मिलता है कि दूसरा पक्ष लगातार हमला करने से बचने लगता है। ये राजनीति का और रणनीति का हिस्सा भी होता है कई लोगों का। और इससे वो कई उन सवालों से भी बच जाते हैं, क्योंकि शायद वो मीडिया की तरफ उस तरह नहीं जाते हैं जो तिवारी जी खड़ा कर देते हैं अपनी किताब के जरिए, या फिर सलमान खुर्शीद साहब खड़ा कर देते हैं, या फिर और तमाम लोग हैं जो ऐसे मुद्दे खड़े कर देते हैं जिसका बीजेपी को तो एडवांटेज मिलता है, कांग्रेस के खाते में कुछ नहीं जाता है। अब्बास हफीज साहब, एक छोटी टिप्पणी आपकी रणनीति बेहतर हो सकती है, आपकी दृष्टि बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की आपकी कोशिशें, या जो बीजेपी का आरोप है कि आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो भी एक रणनीति हो सकती है। लेकिन ना, कांग्रेस की एकजुटता के जिस मंत्र का अभी इंतज़ार किया जा रहा है, क्या अभी बंद मुट्ठी करके रखी है आपने? क्या हम माने कि हालात पहले से बेहतर नज़र आ रहे हैं, या ये सिर्फ एक उन सारे अप्रिय विवादों पर एक पर्दा डाल दिया गया, एक कर्टन डाल दिया गया है और अभी उसको कह दिया गया है कि एक अस्थाई युद्ध विराम रखिए, आगे बैठकर हम लोग आपस में टेबल में बैठकर देख लेंगे किसके लिए क्या करना है? देखिए, सबसे बड़ा विषय जो है यहाँ पर हमारी कांग्रेस पार्टी में, हमारे संगठन में जो सरफुटब्बल के काम कराने के लिए जाने जाते थे वो अब बीजेपी में चले गया है पूरा धड़ा। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, हर एक जनप्रतिनिधि कमलनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार किया हुआ है और उनके नेतृत्व में काम कर रहा है। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। सरफुटब्बल के हालात भारतीय जनता पार्टी में हैं। टिकट वितरण के समय आप और देखेंगे, एकजुटता से जो अब परेशान हो रही है, एकजुटता नहीं होने के कारण ये बीजेपी के हालात हैं। इतने सारे लोगों को समायोजित करने की कोशिश के अंदर वो अपने खुद के संगठन को नुकसान पहुंचा चुके हैं और हम जानते हैं जो लोग इनके साथ गए हैं वो किस तरह के न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो वो भी आने वाले समय में जनता के सामने हो जाएगा। हमारे लिए एकजुटता आज परेशानी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ा सवाल है, मैं फिर कहूंगा, चारों आदिवासी मंत्रियों का नहीं पहुंचना। ये बहुत बड़े संकेत है सामने। अब बीजेपी इसको नॉर्मली लेके चले जाए अलग बात है। तो अलग अलग जो लोग आए हैं इनके साथ, वो इनके यहाँ पर एकजुटता नहीं होने देंगे। हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसको भी कथित दुष्प्रचार मानते हैं आप आशीष जी, जो ये कह रहे हैं कि मंत्री कथित रूप से पहुंचे नहीं समय पर? बिरसा मुंडा भगवान की जयंती के बाद अब टंटिया मामा का पाताल पानी में 4 तारीख को होने वाला है। उसकी तैयारियों में हमारे सब आदिवासी कार्यकर्ता और पूरा संगठन लगा हुआ है। जहां तक बात है कि 1.5 साल हो गया कांग्रेस से कई सारे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में आए हुए, एक भी मौका कांग्रेस को ऐसा नहीं मिला कि इनके कारण आने के कारण
भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की खींचतान हो। हमने पूरे भारत को दिखाया है कि इतना बड़ा विलय भारतीय जनता पार्टी में हुआ कांग्रेस के नेताओं का, लेकिन एक जरा सा भी झगड़ा या टंटा किसी भी तरह से मीडिया के सामने नहीं आया। उन्हें हमने स्वीकार कर लिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर लिया। आप चूंकि कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, लेकिन हमारी कार्य समिति की बैठकों में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने स्पीच दिया तब कार्यकर्ताओं ने वास्तव में वो देखा कि उनकी इस विचारधारा पर कितनी पकड़ है। आपके पास अगर उनको ये सम्मान मिलता, आपकी विचारधारा के प्रति उनकी निष्ठा होती तो हमको छोड़ के नहीं आते। विचार आपने करना चाहिए कि राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश तक क्यों लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, आपको विचार करना चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हमने इन बदली हुई परिस्थितियों में भी अपने आप को मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में साबित करके दिखाया है और 2023 और 2024 की तैयारी भी हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। संगठन के अनुशासन से सब बंधे हुए हैं। आपको जो कयास लगाना हो लगाइए। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग की पार्टी थी, है और हम आने वाले समय में सबसे बड़ा विषय यह है कि परेशानी कहां पर आ रही है। परेशानी यहां पर आई है भारतीय जनता पार्टी में कि वरिष्ठ विधायक आशीष शर्मा जी हैं, लेकिन इनको मंत्री नहीं बनाया गया। ये हकदार थे मंत्री बनने के, क्षेत्र के हिसाब से भी, समाज के हिसाब से भी, वरिष्ठता के हिसाब से भी, लेकिन नए नवेलों को सत्ता के सौदे की वजह से मंत्री बनाना पड़ा। तो एक आशीष शर्मा जी नहीं है, कम से कम 10 आशीष शर्मा जी जैसे हैं जिनके अधिकारों को खींचा गया है और मजबूर होकर उन्हें बोलना पड़ेगा। लेकिन ये चुनाव के समय आप जब टिकट कटेंगे ऐसे लोग, बहुत से लोगों के, तब आपको साफ दिखेगा सामने, और इस तरह की राजनीति अच्छे संकेत नहीं देती है। संदीप जी, ये विषय कांग्रेस बार बार उठा रही है और जिसको हम कहते हैं कि एक चिढ़ौनी बनाने की भी कोशिश कर रही है। जिसको हम कहते थे कि आप चिढ़ाने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप चिढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है, जैसा आशीष जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश एक एग्जाम्पल तो बना कि जहाँ कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा 2020 में बीजेपी का हिस्सा हुआ और बीजेपी ने उसको बहुत वेल एडजस्ट करते हुए एक मिसाल ही पेश की है और उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जिसकी बात हम इसके साथ बार बार करते हैं कि उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इसमें बहुत ही बड़ा दिल दिखाते हुए पार्टी के हर डिसीजन को सर माथे किया है, बीजेपी की भी अपनी लिमिटेशन है। आपके पास चुनाव के टिकट सीमित हैं, आपके पास राजनीतिक पद सीमित हैं, आपके पास संगठन में भी पद सीमित हैं। ऐसे में आप उन कार्यकर्ताओं को जिनकी संख्या 10 करोड़ से अधिक है, और इसमें अगर हम माने कि कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जो बीजेपी की विचारधारा को प्राणपण से समर्पित हैं, उनके लिए अब एक मॉडल तो आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चुनौती बनेगा बीजेपी के लिए। ठीक बात कहा शरद जी आपने। वैसे बीजेपी में संघ से जो शुरुआत होती है उसमें व्यक्ति को पद की बजाय समाज के लिए काम करने के लिए तैयार किया जाता है। जब आपको मानसिक तौर पर कोई चीज़ तैयार कर ली जाती है तो लाभ और नुकसान दोनों को आदमी सहने के लिए तैयार होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही कि राजनीति में जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं लाभ के लिए जरूर आते हैं। सेवा की तो बात होती है, पद, लाभ, रुतबा, इसके लिए आते हैं। तो एक ऐसा मॉडल तो बीजेपी को जरूर बनाना पड़ेगा कि अगर उनके पास दूसरे दलों के लोग बड़ी संख्या में भी आते हैं फिर भी वो अपने उन मूल कार्यकर्ताओं का महत्व बरकरार रखे जो वर्षों से पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं। नहीं तो आने वाले समय में जब पार्टियों के अंदर असंतोष पनपता है तो विस्फोट का रूप ले लेता है। इस चीज पर भी नजर रखनी होगी। मैं आता हूं आपकी तरफ, 32 सेकंड है मेरे पास। चलिए आप पहले बोल लीजिए, मैं आशीष जी का कहूंगा कि देखिए सरफुट अव्वल के हालात कैसे हैं कि जो कार्यकर्ताओं की बात कही, माननीय हमारे साथ में पत्रकार महोदय, हमारे बड़े मार्गदर्शक हमेशा से रहा, उन्होंने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये बात है संदीप जी की कि कार्यकर्ताओं का आज इनके यहाँ पर कहाँ एडजस्टमेंट है, निगम मंडल खाली पड़े हैं। सरफुट अव्वल के हालात ऐसे हैं कि जनता की सुविधा के लिए उन निगम मंडलों को नहीं भर पा रही बीजेपी। आशीष जी, आपके यहाँ कुछ राज्यों में जो प्रयोग हुए हैं कि पूरा कैबिनेट चेंज किया गया है, ये बताता है कि आकांक्षाओं की पूर्ति की तरफ पार्टी बढ़ रही है। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे उदाहरण हमें अगले चुनाव में देखने को मिल सकते हैं? 2023 में बड़ी संख्या में नए चेहरे, नई चीजें, हालांकि संगठन से समयानुकूल राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की पहचान है और कांग्रेस को यही विचार करना चाहिए कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन गैरो जमा हमारा। हमारे इतने सारे दुश्मन है पूरे भारतवर्ष में, नरेंद्र मोदी जी से लेकर मध्य प्रदेश तक, लेकिन इतने सब दुश्मनों के बाद भी क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। ये हमारे कार्यकर्ता का विचारधारा सदियों साल सदी हो गई हमारी, हम व्यक्ति आधारित संगठन नहीं है, हम विचारधारा आज आप लोग संगठन है।
कांग्रेस व्यक्ति आधारित संगठन होने के कारण आज रसातल में चले गया और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ही मोदी है, मोदी ही बीजेपी है, ये होता है व्यक्ति आधारित संगठन। चलिए बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, बहुत शुक्रिया संदीप जी। निश्चित तौर पर दो अलग मिजाज, दो अलग राजनीतिक संस्कृति की पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। एक पार्टी, जैसा संदीप जी ने कहा, कि जहां समाज सेवा राजनीति का माध्यम बनती है। ये नहीं कि समाज सेवा राजनीति के लिए ज़रूरी है, बल्कि वो कहती है कि राजनीति के जरिए समाज सेवा करिए। लेकिन इसके साथ ये भी एक बहुत साफ मैसेज है कि वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया और राजनीति के मार्ग को उन्होंने चुना, वो अपनी पारी का इंतज़ार करते हैं तो उनको भी मौका मिले। और ये सारी कवायद बीजेपी की जो है, ये इसीलिए नज़र आती है कि बीजेपी ये चाहती है कि एक बहुत आइडियल कॉम्बिनेशन के साथ वो सामने आए, और इसी में वो लगातार जुटी हुई है। क्योंकि मध्य प्रदेश में उनकी ताकत है एक मजबूत लीडरशिप, जो शिवराज जी के नेतृत्व में बीते करीब 1.5 दशकों से ज़्यादा समय से उनके साथ है। और इसके साथ एक मजबूत संगठन, जिसकी कुछ चुनौती 2018 में महसूस हुई और जिसका नतीजा भी देखा गया, शायद उसी की भरपाई करके उस मजबूत लीडरशिप को और मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की है। तो कांग्रेस बिल्कुल चुप रहकर चौंकाने वाले इरादों के साथ मैदान में डटी है। उसे मालूम है कि उसकी शक्ति बीजेपी की तुलना में कुछ नहीं है, तो वो जानती है कि अंतिम 6 महीने या 1 साल जो होंगे, उसी में उसे ताकत लगानी है और तेज़ी से रन बनाने हैं। तो दो अलग अलग शैलियां हैं राजनीति की। एक जगह रोज़ बैठक होती है और एक अंतिम एक साल या 6 महीने के लिए अपनी एनर्जी को कंजर्व करके चल रही है। देखते हैं कि इसमें, इस लड़ाई में, इस प्रतिद्वंदिता में किसकी जीत होती है। 2023 हमें बताएगा। शुभकामनाएं दोनों को ही हैं। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, धान पर घमासान। नमस्कार।